Hello, dear students. Today's topic is domestication of crop plants. मतलब फसल पौधों का ग्राम्यन ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन एक प्रक्रिया है वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स को अडेप्ट करने की मानव उपयोग के लिए। मानव उपयोग जैसे फूड, वर्क, क्लॉथिंग, मेडिसिन या कोई अन्य उपयोग के लिए। जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज होती है वो जंगली नहीं होती है। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें अच्छे ट्रेड्स या डिजायरेबल ट्रेड्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसको प्रजनन किया जाता है, बढ़ने दिया जाता है और ऐसे डिजायरेबल ट्रेड्स को अगले जनरेशन में पास होने दिया जाता है जिससे वो घरेलू हो सके। A plant is said to be domesticated when its native characteristics are altered such that it cannot grow and reproduce without human intervention। एक अन्य परिभाषा जिसके तहत में कि प्लांट्स को हम ग्रामीण या घरेलू तब भी मानेंगे जब उसका जो पुरातन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इतना बदल दें कि वो मानव के इंटरवेंशन या मानव की मदद के बिना ना ही वो उग सके और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सके, तब हम कह सकते हैं कि वह डोमेस्टिकेशन कर लिया गया है। Domestication is thought to be result of the development of symbiotic relationship between the plants and humans called co-evolution। सह-अस्तित्व या सहविकास। डोमेस्टिकेशन जो है वो रिजल्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, किसके बीच में? पादप या ह्यूमंस या मानव के बीच में। क्योंकि प्लांट्स और ह्यूमन बिहेवियर इवॉल्व टू सूट वन अनदर, क्योंकि जो बिहेवियर है मनुष्य का और पादप का वो एक दूसरे को सूट करता है और इसीलिए हम इवॉल्व हुए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन हम कह सकते हैं को एवोल्यूशन। A human harvests a given plant selectively based on the preferred characteristics such as largest fruit and uses the seeds from the largest fruit to plant next year। सामान्यतः मनुष्य क्या वर्ण करता है? मनुष्य प्रिफर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी द्वारा चाहे गए गुणों का ही वर्ण करता है, जैसे बड़े फल, ज्यादा बालियां, ज्यादा कलिकाएं, ज्यादा फूल, ऐसे गुणों का वर्ण करता है और उम्मीद करता है कि अगले साल इससे ही प्रकार के पौधे उसे मिले। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट्स डोमेस्टिकेशन की, जैसे प्लांट डोमेस्टिकेशन इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट अल्टर टू मीट ह्यूमन नीड्स। मुख्यतः इस पे कोई भी जंगली जाति है उसका आनुवंशिक मॉडिफिकेशन या बदलाव करके उसे एक नए रूप के पौधे के रूप में लाना ताकि वो ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सके, डोमेस्टिकेशन है। इसे डॉबले एट अल ने 2006 में दिया था। प्लांट डोमेस्टिकेशन या पादप ग्राम्यन या पौध ग्राम्यन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक्टिवली इंटरफेयर करता है विद डायरेक्ट क्रॉप एवोल्यूशन, प्रत्यक्ष रूप से फसल के विकास को इंटरफेयर करता है। या प्लांट डोमेस्टिकेशन जो है इज अ कंटिन्यूम ऑफ इंक्रीजिंग कोडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड पीपल। पादप जो ग्राम्यन है वह कंटिन्यूम है, कंटिन्यूअस है, ताकि हम पौधे और मनुष्य या लोगों के बीच में कोडिपेंडेंस, सह निर्भरता को बढ़ा सके। यहाँ पे कुछ मैंने पायनियर साइंटिस्ट बताए हैं जिन्होंने प्लांट डोमेस्टिकेशन एवोल्यूशन या सेंटर फॉर ऑरिजिन पे कार्य किया। सबसे प्रथम है अल्फोंसो डी कैंडोर। ये एक रिनोन्ड स्विस बॉटनिस्ट थे, फेमस बॉटनिस्ट थे। इनका पूरा नाम अगस्टिन पिरामिडस डी कैंडोर। 1778 से 1841 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने एक लेख लिखा जिसपे मैसिव टोम ऑफ प्लांट ज्योग्राफी के बारे में बताया कि प्लांट की ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ से
प्राप्त की गई है या कहाँ प्राप्त होती है। इन्होंने 1882 में एक बुक लिखी, ऑरिजिन दी प्लांटिस कल्टिवर्स। उसमें सबसे पहले इंडिकेट किया गया उन क्षेत्रों के बारे में जहाँ प्लांट डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है। जैसे उसमें चाइना, साउथ वेस्ट एशिया, इसमें इजिप्ट और ट्रॉपिकल एशिया को बताया गया कि पादप जो ग्राम्यन है वो सबसे प्रथम इन क्षेत्रों में हुई है। दूसरे रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं निकोलाई इवानोविच वेवेलो, जिसे हम एनआई वेवेलो के नाम से जानते हैं। इनका बर्थ 1887 से 1943 के बीच में लाइफ पीरियड रहा है। ये भी एक नॉन रशियन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी पे थ्योरी दी है। वेवेलोव ने हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स की थ्योरी दी और साथ में लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज इन वेरिएशन को 1922 में बताया। उन्होंने ग्लोबल एक्सप्लोरेशन की और 36,000 जो एसेशंस हैं वीट के, 10,000 मीट के, 23,000 लेग्यूम्स के, 18,000 वेजिटेबल्स के और 12,000 फ्रूट्स के और छोटे फलों के 23,000 चाराओं के इकट्ठे किए। सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन कहाँ शुरुआत हुई। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैटल्स अफ्रीका में, गोट्स मिडल ईस्ट में और इलामास जो है वो साउथ अमेरिका में। जबकि वॉल्व्स या भेड़िए सब पहले एनिमल्स थे जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, पालतू बनाया गया, घरेलूकरण किया गया तकरीबन 33,000 साल पूर्व और उसकी रेंज 11,000 साल से 30,000 साल मानी गई है। जबकि ग्रेन्स ऑफ राई विद डोमेस्टिकेटेड ट्रेड्स को 11,000 वर्ष ईसा पूर्व जो है देखा गया कि बॉटल गॉट या लौकी लैग्ना साइथेरिया को एक कंटेनर से रिकवर किया गया और ये कंफर्म हुआ कि वो जो है कल्टीवेट होती थी और एशिया में प्रथम में, और उसके बाद वो माइग्रेशन के थ्रू जो है न्यू वर्ल्ड में, अमेरिकन वर्ल्ड में वो माइग्रेट हुई और डोमेस्टिकेट हुई। वैसे ही पी और वीट मिडिल ईस्ट में 9,000 ईसा पूर्व से लगाए जा रहे हैं। उसी तरीके से कुछ फ्रूट ट्रीज हैं जैसे एप्पल, एप्रिकॉट, खुबानी, राइस या सोयाबीन, ये भी पूर्व से ही डोमेस्टिकेट हो रही हैं। स्ट्रॉबेरी डोमेस्टिकेटेड बाय नॉन नेटिव पीपल अबाउट 250 ईयर्स एगो। तो स्ट्रॉबेरी भी 250 साल पूर्व से डोमेस्टिकेट हो रही हैं। स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, ग्रामीण के चरण कौन से हैं? तो सबसे पहला चरण या फर्स्ट स्टेज, द प्री अडेप्टेड वाइल्ड प्लांट्स with weedy tendencies and large reserves for food begin to colonize the open ground around man house। सबसे पहले क्या होता है कि जो जंगली पौधे होते हैं इसमें वीडी टेंडेंसीज होती हैं। वीडी टेंडेंसीज का मतलब जिससे खरपतवार के कुछ गुण होते हैं वो ओपन ग्राउंड में कॉलोनाइज होते हैं या उगते हैं और वो आसपास में किसी मैन के हाउस के पास में होता है। शायद जो सीड्स होते हैं वे ड्रॉप होते एक्सीडेंटली, आकाश में गिर जाते हैं किसी घर के पास में नेचुरल हैबिटेट से। दूसरे स्टेज में वो जो बीज होते हैं वो रेगुलरली हार्वेस्ट होते हैं एक फूड के रूप में ओपन ग्राउंड से मैन हाउस के पास में। और दूसरे स्टेज पे फिर उसको फेंसिंग दी जाती है, एक बाड़ा लगाया जाता है ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें कैटल्स से या किसी अदर हार्बीवोरस से, शाकाहारियों से। इस स्टेज में मैन जो है वो सेलेक्ट करता है किसी म्यूटेंट को, किसी उत्परिवर्तन को सेलेक्ट करता है जिसपे यील्ड ज़्यादा हो, पैलेटेबिलिटी हो, पाचन क्षमता हो और कुछ अच्छे गुण हो। ये दूसरा स्टेज है ग्रामीण का। नाउ थर्ड स्टेज, तीसरा स्तर, यहाँ पे मनुष्य जो है वो सीखता है कि बीजों को कैसे बोना है सही समय पे और सही समझ के साथ में, पौधों की कैसी आवश्यकता है हार्वेस्टिंग तक के लिए,
जैसे उसको पानी, खाद, बीच में निराई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, कीट और बीमारियों का नियंत्रण, इस तरह की चीज़ों को सीखता है। तो ये तीसरा स्टेज कहेंगे हम ग्रामीण का ना। डोमेस्टिकेशन के प्रकार, ग्रामीण के प्रकार कौन से हैं? तो पहला जो ग्रामीण आता है वो इंसिडेंटल होता है, किसी इंसिडेंट की वजह से होता है। इसका कोई पर्पस नहीं होता है, जैसे हंटर गैदर्स जो होते हैं बीजों को गिरा देते हैं या डिस्टर्ब्ड नेचर एनवायरनमेंट में, सो दैट प्लांट जो है वो ग्रो अप होते हैं। दूसरा होता है डायरेक्टेड, मतलब निर्देशित, किसी के निर्देश पे होता है। यहाँ पे ह्यूमन और प्लांट जो है एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट या निर्भर होते हैं। जैसे अच्छे पौधे जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पीपल को हेल्थियर होने के लिए और प्लांटिंग मोर होने के लिए, इस तरीके से वो निर्देशित होते हैं। तो निर्देशित ग्रामीण है। तीसरा है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि। तो यहाँ पे मनुष्य का इंटरवेंशन जरूरी होता है क्रॉप हस्बेंड्री के लिए, कल्टीवेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए। नाउ एक न्यू टर्म है डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम। डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम, ग्रामीण संरक्षण कहते हैं उसे। ये क्या है? डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम एक सबसेट ऑफ ट्रेड्स है, मतलब ट्रेड्स का एक उपभाग, लक्षणों का एक उपभाग है, जिसे हम कलेक्टिवली फॉर्म कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन क्रॉप एंड वाइल्ड प्रोजेनिटर। मतलब पौधे, फसल पौधों और जंगली पूर्वजों के बीच का एक भाग है जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को बताता है। तो वो है होता है ग्रामीण संलक्षण, मतलब लक्षणों का एक समूह है। ठीक है, ये जो डिस्टिंक्ट सूट ऑफ ट्रेड्स होते हैं इसको बाद में डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम कहा गया है, जो कि सिलेक्ट होते हैं फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ डोमेस्टिकेशन से। डोमेस्टिकेशन की शुरुआती स्टेजों में सेलेक्ट किए जाते हैं एज पर हर्लान 1973। सो द वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। व्हाट आर सम डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम ट्रेड्स इंजीनियर्ड इनटू डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स? कौन कौन से जो है कुछ डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम के जो ट्रेड्स हैं जो डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स या घरेलू पौधे में इंजीनियर्ड या डाले गए हैं? जैसे लार्ज साइज ऑफ द ऑर्गन्स, अंगों के बड़ा साइज, जैसे लीव्स, बड़ी लीव्स, फ्रूट्स, फ्रूट ट्यूबर्स, चेंज इन कलर, सुंदर जो कलर होते हैं, जो अपीलिंग कलर्स होते हैं वो आवश्यक होते हैं। कोई फ्लेवर्स का एक्यूमुलेशन या न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन, और साथ में किसी टॉक्सिक का लॉस करना, मतलब किसी विष का जो है कमी, किसी पौधे में कुछ विष होता है या कड़वे कंपाउंड्स होता है, पेट्रिक कंपाउंड का कमी होना भी एक ट्रेट है। जैसे लॉस ऑफ सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म, सीड डिस्पर्सल, बीज के बिखराव की जो मैकेनिज्म है उसका कम होना, ये भी आवश्यक है। सिंक्रोनस फ्लावरिंग, एक समय पे फ्लावरिंग, राइपनिंग और जर्मिनेशन का होना भी एक अच्छा गुण है। मोर डिजायरेबल फूड फॉर्म्स, ये भी एक आवश्यक है कि डिजायरेबल, आवश्यक चाहिए गए जो फूड की रूप है। लॉस ऑफ प्रोटेक्ट टिश्यूज और फूड, जो प्रोटेक्ट टिश्यूज है उसका लॉस होना भी आवश्यक होता है कहीं कहीं पे जहाँ पे हम डिजायरेबल फूड फॉर्म्स की आवश्यकता होती है। सुपर डोमेस्टिकेशन, अति ग्राम्य, ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। तो सुपर डोमेस्टिकेशन क्या है कि एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो डोमेस्टिकेशन को ड्रामेटिकली बढ़ाती है, यील्ड को, और जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में सेलेक्ट नहीं की जा सकती बिना नई टेक्नोलॉजीज के मदद के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक की जो टेक्निक्स हैं वो आपको हेल्प करती हैं बैरियर्स को हटाने के लिए, ताकि हम जीन एक्सचेंज को ओवरकम कर सकें और एक सुपर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप बना सकें जिसमें यील्ड ज़्यादा हो, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक, जो तनाव के प्रति जो प्रतिरोधक हो, एंड न्यू कैरेक्टर्स फॉर मार्केट प्लेस, और मार्केट के लिए
एक न्यू कैरेक्टर को लेकर आए। उदाहरण के रूप में फ्लेवर सेवर टमाटो अमेरिका में बनाया गया था, जिसमें एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसमें डिलेड रैपनिंग जीन एक्शन था। मतलब फल जो है वो काफी समय के बाद में वो पकता था, तो उससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई। सेल्फ लाइफ बढ़ने से उसकी ट्रांसपोर्टेशन के समय में वो खराब नहीं होता था और लंबे ट्रांसपोर्टेशन को वो बियर कर सकता था। उसी तरीके से जो हाइब्रिड राइस है या संकर धान है, उसको भी हम एक सुपर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो प्योर लाइन वेराइटीज़ हैं या पेडिग्री मेथड की जो वेराइटीज़ हैं, उसके थ्रू वो तकरीबन 20 से 25% की जो यील्ड है वो बढ़ा के देता है, और वो बिना जो है एंजिंग टेक्निक्स के या बिना सुपर ब्रीडिंग टेक्निक्स के संभव नहीं है। नेक्स्ट, एक क्रॉप का C3 से C4 में कन्वर्ट करना, ये भी सुपर डोमेस्टिकेशन का एक एग्जाम्पल होता है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में बेसिक डिफरेंसेस हम यही कहेंगे कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, और कहना चाहिए एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। इट मीन्स टू से कि बाय द यूजिंग ऑफ द सेम रिसोर्सेज C4 plant would accumulate more food compared to C3 plant. So C4 मैकेनिज्म में यदि हम किसी क्रॉप को चेंज करते हैं तो वो बिना सुपर डोमेस्टिकेशन के संभव नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, ये कुछ लिस्ट है जिसमें मेजर क्रॉप प्लांट्स को अरेंज किया गया है उनके डोमेस्टिकेशन सेंटर्स के बेसिस पे, और इसमें मॉडिफाइड बेबीलोनियन स्कीम को 1951 को फॉलो किया गया है, और ये डोबे एट ऑल ने अपडेट किया है, जिसमें नियर ईस्ट, सब सहारा, चाइना, इंडिया, मीसो अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, इथोपिया, सेंट्रल एशिया, पापा न्यू गिनी को दिया गया है। ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। स्कोप ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, तो प्लांट डोमेस्टिकेशन पादप ग्राम्यन का स्कोप या संभावनाएं क्या है, कहाँ तक ये हमको हेल्प करेगा। तो पहली संभावना है कि यील्ड को स्टेबल करेगा, स्कोप फॉर यील्ड स्टेबिलिटी, है ना। यील्ड को स्टेबल करना आवश्यक है, न कि यील्ड को बढ़ा के रखना, क्योंकि बड़े यील्ड कहीं कम भी हो जाती है। इसलिए यील्ड जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ताकि हम एवरेज फील्ड में भी लगाए तो हमको एवरेज यील्ड मिले ही मिले, न कि हायर यील्ड मिले, क्योंकि हायर यील्ड तो गुड फील्ड्स में मिलने ही मिलनी है, लेकिन अगर यील्ड स्टेबल है तो एवरेज फील्ड में भी हमको अच्छी यील्ड मिलेगी। दूसरा स्कोप है अल्टरनेटिव लैंड यूज, लैंड का जो अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। यहाँ पे जैसे लेग्यूम एंड सीरियल्स में एक कॉन्ट्रास्टिंग रिस्पॉन्स होता है सीजनल रेन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सीरियल्स जो होते हैं, धान्य फसलें हैं, पुअर यील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वहीं पे जो ग्रेन लेग्यूम्स होते हैं वो हायर यील्ड देते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब है कि हमको लैंड के अकॉर्डिंग जो है हम फसलों का ग्रामीण कर सकते हैं, जहाँ पे लैंड यूज हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा स्कोप है न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम मिक्स्ड डाइट ऑफ बोथ सीरियल्स एंड ग्रेन लेग्यूम्स को हम लेते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल स्ट्रेटजी, टिकाऊ स्ट्रेटजी बना सके, ताकि किसी एक सीरियल पे हम बेस्ड ना रहे या लेग्यूम पे बेस्ड ना रहे। एग्जाम्पल, सोयाबीन एंड राइस इन चाइना, राइस और सोयाबीन चाइना में दोनों लगाए जाते हैं। मेज एंड कॉमन बीन इन मीसो अमेरिका में दोनों यूज होता है, एक लेग्यूम है एक सीरियल है। सॉर्गम एंड काउपी इन सब सहारन अफ्रीका, एक लेग्यूम है और एक सीरियल है। इस तरीके से हम न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव को देखते हुए चेंज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड प्लांट वर्सेस वाइल्ड प्लांट्स के कुछ डिफरेंसेस मैंने बताए हैं। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर जैसे सीड्स को रिटेन करके रखता है, सीड रिटेंशन मतलब सीड सैक्टिंग कम होती है। दूसरा, जर्मिनेशन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, हाई लेवल जर्मिनेशन। फास्ट एंड अपवर्ड ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ करता है और ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, ये उसका गुण है। बिगर साइज ऑफ फ्रूट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और वेरिएबल कलरेशन होता है। इसकी एडिबिलिटी ज़्यादा होती है,
इसको हम ज़्यादा एडिबल हो रहता है और टॉक्सिसिटी कम होती है। जबकि इसका एक नेगेटिव ट्रेड कहेंगे कि ये जैविक और अजैविक तनाव के लिए टॉलरेंट कम होता है, कम तनाव को सह सकता है। जहाँ पे हम बात करेंगे वाइल्ड प्रोजेनेटर्स की या जंगली पूर्वजों की, तो यहाँ पे लेस सीड रिटेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मोर लिखा है, यहाँ पे लेस लिखिए। लेस सीड रिटेंशन होता है, सीड्स को कम रिटेन करते हैं, मतलब पेड़ों पे सीड्स कम रिटेन होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हाई सीड सेटलिंग होती है। इनकी जो बालियाँ होती हैं वो छितराती हैं और हवा से भी झड़ के बीजों को नीचे गिरा देती हैं। जर्मिनेशन इस पे कम होता है, लो सीड जर्मिनेशन, लो लेवल जर्मिनेशन दिखाई देता है और इसकी ग्रोथ नीचे की तरफ छोटी और श्रबी मतलब झाड़ी के रूप में होती है, जनरली देखी गई है। फूलों का आकार छोटा और फलों का आकार छोटा। कलरेशन तो खैर इसमें वेरिएबल इसमें भी मिलता है। इसकी एडिबिलिटी कम होती है, लोग इसको कम खा सकते हैं, बहुत कम खाने लायक होता है क्योंकि टॉक्सिन्स इसमें ज़्यादा होते हैं, कड़वापन ज़्यादा होता है। जबकि इसका एक बहुत अच्छा गुण ये देखा गया है कि जैविक और अजैविक तनाव को सहने की क्षमता इस पर ज़्यादा होती है। नाउ इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, है ना, ग्रामीण के दौरान वर्ण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव, जब हम किसी को सेलेक्ट करेंगे, डोमेस्टिकेशन करेंगे किसी वाइल्ड पॉपुलेशन से, तो पहला प्रभाव पड़ेगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आनुवंशिक विविधता का रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि डोमेस्टिकेटेड रिलेटेड जीन्स जो होते हैं वो आपको ऐड करने में उसको छांटना पड़ेगा डेफिनेटली। और टाइटली लिंक्ड लोकाई जो होते हैं इन डोमेस्टिकेटेड क्रॉप रिलेटिव टू वाइल्ड प्रोजेनिटर्स, ये कारण होते हैं क्योंकि डोमेस्टिकेटेड रिलेटेड जो जीन्स हैं और टाइटली लिंक्ड जो लोकस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं वाइल्ड प्रोजेनिटर्स में। तो रिडक्शन के दो कारण हैं। पहला तो है जेनेटिक बॉटलनेक। ये तो बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो एक्सट्रीम एग्जांपल है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, आनुवांशिक से हानि का, ड्रिफ्ट या बहाव का। ये जो होता है when the size of a population is severely reduced, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है, जब पॉपुलेशन को जो अप्रत्याशित रूप से छोटा कर दिया जाए। जैसे डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब किसी दिशा में हम वर्णन करते हैं तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। हम जो मध्यवर्ती जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको हम हटा देते हैं, किल कर देते हैं और छोड़ते हैं एक छोटा सा समष्टि या पॉपुलेशन जिस पर रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ सर्वाइवर्स होते हैं। तो इस तरीके से जब हम सिलेक्शन करते हैं तो पॉपुलेशन साइज छोटी होती जाती है, उसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आनुवंशिक बहाव बढ़ जाता है और डायवर्सिटी का लॉस हो जाता है। दूसरा है सेलेक्टिव स्वीप। सेलेक्टिव स्वीप यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू बेनिफिशियल म्यूटेशन, जो नए आवश्यक जो उत्परिवर्तन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हम उसको फिक्स करते हैं। जब उसकी फ्रीक्वेंसी एक मान ली जाती है पॉपुलेशन में, तो उस कंडीशन में रिडक्शन या एलिमिनेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होता है among न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट आर नियर द म्यूटेशन। जो म्यूटेशन के आसपास रहता है उस सीक्वेंसेस का एलिमिनेशन या रिमूवल हो जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं कि हम कह सकते हैं कि अच्छे गुणों का भी हम सिलेक्शन स्वीप करते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं हम उसको भी सेलेक्ट करते हैं म्यूटेशन के एंगल से, और जो बेकार गुण होते हैं उनको भी हम सिलेक्शन स्वीप करते हैं, उसको हटा देते हैं। ये एक ग्लोबल पिक है जहाँ पे सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप्स को दिखाया गया है कि किस किस रीजन से वेराइटीज, सॉरी जो क्रॉप्स है वो ऑरिजिनेट हुई है। नाउ दिस पिक ऑफ मेजर 3 क्रॉप्स जहाँ पे जेनेटिक रूट इन मैक्सिको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपको बीन, स्क्वैश दिखाया गया है जो, और मेज, ये तीनों क्रॉप्स जो है मैक्सिको से ओरिजिनेट हुई हैं। ना ये एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल अब दिखा रहा हूँ आपको।
ये एक वाइल्ड प्रोजेनिटर है मेज का, जिसको टियोसिंटे कहते हैं। तो टियोसिंटे में इस एंगल में आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है इन्फ्लोरेसेंस है, ये फ्रूट है, कॉर्ड कह सकते हैं। ये ट्रेंगुलर सीड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बना है ये मॉडर्न मेज इससे बना है। तो अभी ये तो ये अनब्रांच्ड हमको दिख रहा है, लेकिन टियोसिंटे जो है वो मल्टीपल ब्रांच था, लेकिन ये मॉडर्न कॉप वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। सो ओवर अ सीरीज ऑफ एवोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म से इस मॉडर्न फॉर्म पे बना है। सो इट इज द इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन बाय previous workers, or we can say previous farmers. And now is a more clear cut picture. You can say this is the pick of Teosinte as I shown you earlier, ठीक है, and this is the pick of modern age. तो यहाँ पे एक साइज कंपेरिजन आप देखिए कि प्राइमिटिव से मॉडर्न जो मेज आया है, ये थियोसिंटे का जो फर्स्ट फ्रूट कह दीजिए इन्फ्लोरेसेंस, ये मॉडिफाइड थियोसिंटे इस तरीके से कि इसमें थोड़ी सी साइज बढ़ी हुई हमें मिली। और ये जो है कॉर्न है, ये न्यू है, 7,000 साल पूर्व जो है आर्कियोलॉजिकल साइट से ये मिली, जिसको प्रीवियस जो मैन है वो यूज करते थे। और नाउ इट इज अ मॉडर्न कॉर्न। तो साइज में कितना वेरिएशन जो डोमेस्टिकेशन से पड़ता है, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ब्रासिका ओलेरेशिया। तो इस पिक्स में आप ब्रासिका ओलेरेशिया को देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रासिका ओलेरेशिया एक श्रबी नेचर में एक वाइल्ड स्पीसीज में दिख रही है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के माध्यम से ये कितनी डिफरेंट वेरिएंट्स में आउट होती है। जैसे एक कैबेज के रूप में एक वेजिटेबल बना, एक केल एक वेजिटेबल के रूप में है, कोलाराबी एक वेजिटेबल के रूप में है, ये ब्रूसल्स स्प्राउट एक न्यू वेजिटेबल है, ठीक है, कोलाट ग्रीन सी पत्तीदार वेजिटेबल्स एक न्यू है, कॉलीफ्लावर एक बहुत ही फेमस सब्जी है, और ब्रोकोली काफ़ी फेमस वेस्टर्न सब्जी है। ये मेनली एंटी कैंसरस रिजल्ट बेस पे देखे गए हैं। सो विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, several vegetables or several new type of variants have come out. Now, it's one example of barley. Barley in this crop, आप इसमें देख सकते हैं कि बार्ली जो है एक वाइल्ड स्पीसीज नियर ईस्ट और मिडल ईस्ट में कल्टीवेट होती थी। पैलेस्टीन से, ईरान से, इराक, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, तुर्की, यहाँ पे होती थी। और तकरीबन 10,000 साल पहले इसका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। डोमेस्टिकेशन जो है वो नॉन ब्रिटल ईयर्स लाया, और सब एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ये दो सेपरेट प्लेसेस में हुआ। तो यहाँ पे जो वेरिएंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये 2 रो और 6 रो बार्ले के बीच में है। तो दो जीन्स कंट्रोल करते थे डिफरेंसेस बिटवीन अ बार्ली हेड दैट प्रोड्यूसेस 2 रो ऑफ ग्रेन्स एंड 6 रो ऑफ ग्रेन्स। So selection of the 6 row type was a critical point of cultivation. जनरली आपने जौ देखा होगा, तो जौ में हम एक लाइन में 3 और दूसरे लाइन में 3 स्पिकलेट्स के ऊपर की रेंज देखते हैं। तो जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये 2 रो बार्ली है। इट इज वन ऑफ द रो एंड इट इज सेकेंड ऑफ द रो। जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 6 रो बार्ली है। आपको एक रो ये, 2 रो ये, इसके पीछे एक रो होगी, और दूसरे ही फेज पे ऐसे 3 रो और होती है। तो इस तरीके से 6 लाइन की बार्ली और 2 लाइन की बार्ली में डोमेस्टिकेशन की वजह से वेरिएंट निकल के आया। और जब 6 रो बार्ली आया तो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड था और कल्टीवेशन के लिए। बार्ली का डोमेस्टिकेशन के मुख्य कारण आप जानते हैं कि बार्ली जो है सुमेरी सभ्यता के समय में 4000 ईसा पूर्व जो है वो बियर बनाने के काम आता था। तो उस समय से ही बार्ली का ग्रामीण बहुत ही तेजी से हुआ और उसके रूपों में परिवर्तन देखा गया। ये पिक्स है, आपको ये बनाना दिख रहा है, इस पे काफी ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिख रहे हैं। एक्चुअली ये बीज है। आपने बनाने पे बीज तो देखा नहीं होगा, लेकिन बीज कब बनता है? बीज तब बनता है जब वो बनाना टेट्राप्लॉइड कंडीशन में होता है, तो वो बीजों का फॉर्म करता है। जबकि मॉडर्न जो हम बनाना खाते हैं वो बनाना अनसीडेड होता है, उसमें सीड्स होते तो जरूर हैं,
लेकिन वो फाल्स सीड होते हैं जो हल्के से ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं। तो ये डोमेस्टिकेशन का एक रिजल्ट है जो हमको ट्रिप्लॉइड बनाना हम यूज़ करते हैं। उस बनाना के बारे में आपको मॉडर्न बनाना जो आया है वो डोमेस्टिकेटेड है, इसमें जीनोम ए है और वाइल्ड जीनोम पी है। तो मॉडर्न बनाना जो है वो AAP है, मतलब दोनों जीनोम का जो मिक्सचर है वो है AAB या APB। दैट्स वाई वो इनफर्टाइल होते हैं और इनफर्टाइल होने की वजह से वो बीज यूज नहीं कर पाते हैं। टोमेटो ये बहुत ही फेमस डोमेस्टिकेटेड क्रॉप है जो एंडीज माउंटेन अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है नॉर्थ टू मैक्सिको बाय नेटिव पीपल। तकरीबन 2000 साल पूर्व ये लाया गया। सोलेनेसी फैमिली का है और मैनी वाइल्ड रिलेटिव्स आर पॉइजनस। इसकी जो बहुत सारी वाइल्ड रिलेटिव्स है वो पॉइजनस होती है। ये वाइल्ड रिलेटिव्स का ही पिक है। नाउ यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लाइकोपर्सिकॉन चीज माही हाई विटामिन सी, छोटे फ्रूट होते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। यहाँ पे लाइकोपर्सिकॉन पेनिली टिनी फ्रूट्स है, ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। लाइकोपर्सिकॉन पार्विफोरम हाई विटामिन सी होता है और टिनी फ्रूट्स होता है। जबकि ये आपका मॉडर्न है जो ब्रिलियंट कलर रेड कलर लिए हुए है। So इसमें comparison to wild relatives bring new opportunities for changes in flavor, resistance, etc. is a pick of modern tomato with a bigger size of fruit। और इस पिक में आप बहुत सारे टोमेटो को आप वेरिएंट देख सकते हैं जो कि कमर्शियल यूज में हैं। नाउ वाइल्ड पोटैटोज और पोटैटोज में ट्रेमेंडस गेन्स हुआ है ब्रीडिंग से। तो ये पिक आप देख रहे हैं, ये काफ़ी वेरिएंट है, ब्लैक है, स्मॉल है, वाइट है, ब्राउन है। और इन सब का वेरिएंट मिलकर के बड़ा में मॉडर्न साइज पोटैटो बना है। दीज आर आल्सो द वेरिएशंस इन वाइल्ड पोटैटोज। पोटैटोज जो हैं कल्टीवेट किए जाते रहे इंडिजिनस पीपल ऑफ साउथ अमेरिका से। उसके बाद ये यूरोप आए स्पेनिश के थ्रू 1500 1500 ईस्वी पूर्व में। और नॉर्थ अमेरिका ये वापस गए 1600 ईस्वी में। वहाँ पे डोमेस्टिक क्रॉप नहीं थी 1917 तक, जब स्कॉटिश इरिश सेटलर्स ग्रीव हुए वहाँ पे इंग्लैंड से। सो लेक ट्रिटिका है स्थान जहाँ पे मानव ने सबसे पहले प्यारे को कल्टीवेट किया। और यह जो है बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे तकरीबन 7000 वर्ष पूर्व वहाँ पे कल्टीवेट किया गया। ना पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता ये जो है बहुत आवश्यक एक प्रक्रिया है, आनुवंशिक प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो है नई क्रॉप्स का डेरिवेशन हुआ है। जैसे ऑटो पॉलीप्लॉइडी, यहाँ पे स्वबहुगुणिता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेट डबल हो जाता है और ऑफस्प्रिंग जो है वो तकरीबन ट्वाइस साइज की देखी जाती है। एलिपॉलीप्लॉइडी में इसमें दो डिफरेंट क्रोमोसोम सेट्स की डबलिंग होती है। तो कुछ एग्जांपल्स ऑटो पॉलीप्लॉइड के जैसे पोटैटो, अल्फाल्फा, ब्लूबेरी। जबकि एलोपॉलीप्लॉइड्स में ब्रेड, व्हीट, कॉटन और टोबैको आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक डिप्लॉयड है स्पीसीज है, यहाँ पे डिप्लॉयड ए स्पीसीज है, डिप्लॉयड बी स्पीसीज है। यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने दो जीनोम है, टू एन प्लस वन गैमीट्स हुआ, ठीक है। 2n प्लस वन गैमीट्स के बाद ये ट्रिप्लॉइड बन गया। देर आफ्टर आप देख सकते हैं ये भी डिप्लॉयड स्पीसीज है बी, ठीक है। ये भी डिप्लॉयड है ए। जब इसका एक गैमीट इसका एक गैमीट मिला, ठीक है, ये 2n गैमीट हुआ, फिर ये डुप्लीकेट हुआ मतलब पॉलीप्लॉइड हुआ, तो एलोटेट्राप्लॉइड बन गया। इस तरीके से पॉलीप्लॉइड ही हो गई, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट ब्रेड, व्हीट, कॉफी कॉमन एग्जांपल है एलो पॉलीप्लॉइडी का, जहाँ पे 2n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक हाइब्रिड है एमर व्हीट टिटकम टॉर्चिडम सबस्पीसीज डायोकोकम 2n4x28 और डिप्लॉयड गुड ग्रास एंजेलोप स्टाफ 2n2x14 और व्हीट इन अर्ली व्हीट फील्ड्स। तो इस तरीके से जो है एंशिएंट व्हीट से मॉडर्न व्हीट में कन्वर्ट हुआ। और ये कुछ और स्पीसीज इसमें आपको दिखाई गए हैं, वाइल्ड एमर, एमर व्हीट, ट्यूटर व्हीट, स्पेल्टा व्हीट,
रेड वीट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट आप इस पे देख सकते हैं। नाउ न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड, एशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकाज, यहाँ पे हम गॉसिपियम या कॉटन के बारे में बात करेंगे। तो किस तरीके से ये डिफरेंट टॉपिक ऑफ कैंसर की रेंज में इसका ऑरिजिन हुआ है। जैसे इक्वेटोरियल रीजन से टॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लेंसोलेटम हिप्पोटम का ऑरिजिन हुआ है। एग्जैक्ट इक्वेटोरियल पे डार्विनी का ऑरिजिन हुआ है। और कैप्रिकॉन और इक्वेटोरियल प्लेट के बीच में गॉसिपियम बारबेडेंस का ऑरिजिन हुआ है। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे साइड में गॉसिपियम मिस्टिलियनम का ऑरिजिन हुआ है। तो इस तरीके से ये स्पीसीज भी जो है जो इक्वेटर से के नज़दीक आसपास ही ऑरिजिन पे दिखाया ज़्यादा दिख रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ गॉसिपियम थ्रू डोमेस्टिकेशन भी एक स्पीसीज है। इसमें हम कौन से जीनोम, जैसे ए जीनोम सेंट्रल अमेरिका अफ्रीका से, आईडी जीनोम साउथ अमेरिका से, एडी जीनोम जो है सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। तो ये भी गॉसिपियम के डोमेस्टिकेशन की फेजेस में आता है। तो इस तरीके से कुछ ब्रिलियंट एग्जांपल्स के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको डोमेस्टिकेशन के टर्म्स क्लियर हो। और काफ़ी कुछ इस पे अभी और वर्क हो रहा है। In next slides, I will update more things. So till then, that's all about domestication. Thank you.